मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक ग्रेजुएट एस्ट्रोनॉमर केट डिबियास्की एक एडवांस टेलीस्कोप सुबारू की मदद से अंतरिक्ष की खाक छानने में लगी थी। तभी उसे अंतरिक्ष में एक चौंका देने वाली चीज नजर आई। एक विशाल धूमकेतु यानी कि कॉमेट तेज गति से एक अनजान दिशा की ओर बढ़ रहा था। ये कॉमेट सदी की एक महान खोज थी जिसका क्रेडिट केट को मिलने वाला था। जब ये खबर केट के प्रोफेसर डॉक्टर रेंडल मिंडी तक पहुंची तो वो भी खुशी से झूम उठे और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर केट की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने लगे। उन्होंने कॉमेट का नाम केट के नाम पर कॉमेट डिबियास्की रखा। इसी दौरान स्टूडेंट्स ने रेंडल से सवाल किया कि वो कॉमेट कितना बड़ा है, उसकी स्पीड क्या है और वो किस दिशा में बढ़ रहा है। तब रेंडल ने कैलकुलेशन शुरू की, लेकिन तभी जो नतीजा सामने आया उसने रेंडल के अंदर दहशत पैदा कर दी। रेंडल ने उसी वक्त बाकी स्टूडेंट्स को घर भेज दिया और केट को बताया कि उस कॉमेट की चौड़ाई लगभग 9 किलोमीटर है और वो 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर ही बढ़ा चला आ रहा है, यानी कि वो पृथ्वी से टकराने वाला है। और अगर वो पृथ्वी से टकराया तो इतनी भयंकर तबाही मचेगी कि पृथ्वी से सारे जीव जंतुओं का अस्तित्व ही मिट जाएगा। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि उस कॉमेट को पृथ्वी से टकराने में केवल 6 महीने और 14 दिन ही बचे थे। इस जानकारी ने केट के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने फौरन नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफिस के हेड टेडी ऑगलथॉर्प को कॉल किया और उसे सारी जानकारी दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए टेडी ने उसी वक्त एक प्लेन भेजकर रेंडल और केट को वॉशिंगटन डीसी बुला लिया और उनके साथ सीधा व्हाइट हाउस जा पहुंचा ताकि वे प्रेसिडेंट को इस गंभीर मामले की जानकारी दे सकें। उन्होंने प्रेसिडेंट के स्टाफ के जरिए ये खबर उन तक पहुंचा दी और ऑफिस के बाहर उनसे मिलने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट जेनी ऑर्लिन इस मामले में कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रही थी। बजाय इसके वो बर्थडे पार्टी और राजनीतिक फैसले लेने में व्यस्त थी। केट, रेंडल और टेडी घंटों प्रेसिडेंट से मीटिंग का वेट करते रहे, लेकिन अंत में प्रेसिडेंट के बेटे जेसन, जो प्रेसिडेंट का चीफ ऑफ स्टाफ था, उसने उन्हें कल आने को कहा, जिसके बाद केट और रेंडल चिढ़कर वापस लौट गए। फिर आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद प्रेसिडेंट ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। उस वक्त प्रेसिडेंट का बेटा जेसन भी वहां मौजूद था। प्रेसिडेंट को हालात के बारे में बताते हुए रेंडल और केट काफी ज्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया कि आज से 6 महीने और 14 दिन बाद जब वो कॉमेट धरती से टकराएगा तो उससे होने वाला धमाका करोड़ों एटम बॉम्ब्स के बराबर होगा और पूरी दुनिया में भयंकर भूकंप और सुनामी आ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट दुनिया के विनाश की जानकारी मिलने के बावजूद भी ऐसा बर्ताव कर रही थी मानो ये उसके लिए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसी मामूली समस्या हो। उसने रेंडल से पूछा, कॉमेट के पृथ्वी से टकराने के कितने % चांस है? इस पर रेंडल ने कहा 100%। लेकिन प्रेसिडेंट को तो दुनिया बचाने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र थी। उसने रेंडल से कहा कि इलेक्शन पास में है, ऐसे वक्त में वे लोगों को ये नहीं बता सकते कि 6 महीने बाद वे मरने वाले हैं। इससे उनकी पार्टी इलेक्शन में हार सकती है। प्रेसिडेंट ने रेंडल और केट से कहा कि इलेक्शन तक उन्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। इलेक्शन के बाद ही वे कोई कदम उठाएंगे। ये सुनकर केट, रेंडल और टेडी को भी सदमा लगा। रेंडल ने कहा, हमारे पास अभी मौका है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगे रॉकेट्स भेजकर उस कॉमेट को उड़ाकर उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकते हैं या उसकी दिशा बदल सकते हैं। इस मामले में देरी करना जानलेवा हो सकता है। लेकिन ऑर्लिन ने रेंडल की एक नहीं सुनी। रेंडल, केट और टेडी बौखलाए हुए व्हाइट हाउस से बाहर आ गए। उन्हें जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने गंभीर मामले को भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए टाल रही थी। पर रेंडल और केट किसी भी हाल में लोगों को इस खतरे के बारे में बताना चाहते थे ताकि वे सरकार को इस मामले पे गंभीरता दिखाने के लिए मजबूर कर सके। इसके लिए उन्होंने मीडिया की मदद लेने का फैसला किया। केट का बॉयफ्रेंड फिलिप एक जर्नलिस्ट था। उसने एक मशहूर अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड के रिपोर्टर्स और डायरेक्टर से रेंडल और केट की मीटिंग करवाई, जहां रेंडल और केट ने उन्हें उस कॉमेट के बारे में बताया और उन्हें ये भी जानकारी दी कि प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस बड़े विनाश को छुपा रही है। ये जानकर न्यूज वालों को भी हैरानी हुई। उन्होंने रेंडल और केट को अपने एक शो द डेली रिप में इस बात का खुलासा करने की इजाजत दे दी। द डेली रिप शो काफी पॉपुलर था, जहां 2 होस्ट खास लोगों से बातचीत करते थे। ये शो दुनिया भर में देखा जाता था। अगले ही दिन रेंडल और केट द डेली रिप शो के स्टूडियो में आए, लेकिन उनसे पहले शो के होस्ट से एक वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर राइली बीना का इंटरव्यू लेने लगे, क्योंकि राइली बीना का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड डीजे चेलो के साथ ब्रेकअप हुआ था और इस वक्त ये खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में छाई हुई थी। इसलिए टीआरपी बटोरने के लिए न्यूज वाले भी दुनिया के विनाश के मुद्दे को छोड़ राइली और डीजे चेलो की लव स्टोरी पहले दिखा रहे थे।
काफी वक्त तक इंतजार करने के बाद आखिरकार रेंडल और केट को बुलाया गया। रेंडल और केट ने दुनिया को इस हकीकत से रूबरू कराया कि आज से ठीक 6 महीने बाद एक विशाल कॉमेट उनकी धरती को खत्म करने वाला है। लेकिन डरने के बजाय शो के होस्ट्स हंसने लगे। उन्होंने दुनिया के सामने रेंडल और केट का मजाक बनाते हुए कहा कि उन दोनों को पागलों के डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए। इतना सुनते ही केट ने अपना आपा खो दिया और चिल्ला चिल्लाकर दुनिया से कहने लगी कि ये कोई मजाक नहीं है। 6 महीने बाद सचमुच एक कॉमेट धरती से टकराने वाला है और अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो इसका अंजाम धरती पर मौजूद हर एक जीव को भुगतना होगा। ये कहकर केट रोती हुई वहाँ से चली गई। लेकिन अब भी कोई इस हकीकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं होस्ट्स ने इसे केवल एक प्रैंक बता दिया। कुछ देर बाद रेंडल और केट ने शो का ग्राफ देखा जिसमें साफ पता चल रहा था कि लोगों को राइली और डीजे चैलो की लव स्टोरी ज्यादा पसंद आ रही थी। रेंडल और केट की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। उल्टा लोगों ने केट के रिएक्शन का मजाक बनाते हुए उसका मीम बना दिया, जिससे केट की काफी बदनामी हो गई। इस वजह से केट के बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। इस तरह कुछ वक्त गुजर गया। इन दिनों प्रेसिडेंट ऑर्लिन भी एक स्कैंडल में फंस गई थी। उसकी एक अश्लील फोटो सोशल मीडिया में लीक हो गई थी, जिससे उसकी काफी बदनामी हो रही थी। इस कारण आने वाले इलेक्शन में ऑर्लिन का प्रेसिडेंट पद से हाथ धोना तय हो चुका था। इसी दौरान FBI की एक टीम ने रेंडल, केट और टेडी को सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वे उन्हें जेल नहीं ले गए बल्कि व्हाइट हाउस ले आए। तभी प्रेसिडेंट ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, हमने अपने खास साइंटिस्ट से तुम्हारे उस कॉमेट की जांच पड़ताल करवाई है। हमने पाया है कि तुम्हारी जानकारी बिल्कुल सच है, इसलिए हम दुनिया को बचाने के लिए पहल करने वाले हैं। लेकिन तभी केट ने ऑर्लिन पर तंज कसते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें इस मामले पर चुनावी फायदा मिल ही गया। तुमने किसी भी साइंटिस्ट से डेटा कंफर्म नहीं करवाया है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी अश्लील फोटो वायरल हो जाने से तुम इलेक्शन हारने वाली हो। इसलिए तुम अब दुनिया को कॉमेट से बचाकर उनकी नजरों में उठना चाहती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस विनाश को भी तुम अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। इस पर ऑर्लिन ने भी बेशर्मों की तरह इस बात पर सहमति जताई। हालांकि रेंडल और केट को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वो ये सोचकर खुश हो गए कि भले ही इससे ऑर्लिन का फायदा हो, पर उनकी दुनिया तो बच जाएगी। इस तरह ऑर्लिन और उसके बेटे जेसन ने अपना राजनीतिक खेल शुरू किया। ऑर्लिन ने इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया को उस कॉमेट की हकीकत बताई कि 5 महीने बाद वो कॉमेट पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। हालांकि प्रेसिडेंट ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि उन्होंने इस तबाही को रोकने की रणनीति सोच रखी है। वे न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगे रॉकेट्स अंतरिक्ष में भेजने वाले थे और उस कॉमेट को अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट कर देने वाले थे। हालांकि उन रॉकेट्स को पृथ्वी से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन दुनिया भर के लोगों की सहानुभूति पाने के लिए प्रेसिडेंट ने इसे एक मैन्ड मिशन बना दिया और एक मिलिट्री जनरल बेनेडिक्ट को इस मिशन के लिए चुना, जो इस मिशन पर जाकर अपना बलिदान देने वाला था। इसके साथ ही प्रेसिडेंट ने दुनिया को ये भी बताया कि दुनिया को बचाने के लिए इस मिशन में रेंडल, केट और टेडी का सबसे बड़ा योगदान है। इस तरह दुनिया भर में प्रेसिडेंट ऑर्लिन के नाम का डंका बजने लगा और इस सियासी चाल से उसने भारी मतों से इलेक्शन में भी जीत हासिल कर ली। इसी के साथ वो दिन आया जब अंतरिक्ष में न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगे रॉकेट्स लॉन्च किए जाने थे। पूरी दुनिया इस मिशन की सफलता के लिए दुआ कर रही थी। वहीं ऑर्लिन और उसके सारे मंत्रिमंडल के साथ रेंडल और केट भी व्हाइट हाउस में बैठे इस लॉन्च को देख रहे थे। इसी दौरान पीटर इशरवेल वहां आया। इशरवेल एक टेक बिलियनियर था जिसकी कंपनी बैश मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती थी। इशरवेल की कंपनी ने हाल ही में बैश लाइफ नामक एक AI फोन लॉन्च किया था, जो लोगों के हाथ में आते ही उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें जरूरी सलाह देता था और उनका मूड ठीक करता था। इशरवेल प्रेसिडेंट ऑर्लिन को सपोर्ट करता था और ऑर्लिन को सबसे ज्यादा फंड इशरवेल से ही आता था। इसी के साथ मिशन का काउंटडाउन शुरू हुआ और काउंटडाउन खत्म होते ही एक साथ ढेर सारे रॉकेट्स अंतरिक्ष की ओर लॉन्च कर दिए गए। पूरी दुनिया के साथ साथ रेंडल और केट भी रॉकेट्स की सफल लॉन्चिंग की खुशियां मनाने लगे। साइंटिस्ट्स ने अनुमान लगाया कि इस मिशन की कामयाबी 81% है। इसी बीच इशरवेल ने ऑर्लिन को एक जरूरी बातचीत के लिए अकेले में बुलाया। इस दौरान उधर सारे लोगों की नजर अंतरिक्ष की ओर थी। रॉकेट्स बस पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर होने ही वाले थे कि तभी अगले ही पल सारे के सारे रॉकेट्स एक साथ पैराशूट्स के सहारे वापस पृथ्वी पर आने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये मिशन फेल क्यों हो गया। उधर रेंडल, केट और टेडी भी एक कमरे में बैठे इस बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। वहीं ऑर्लिन अपने लोगों के साथ मीटिंग में व्यस्त थी। इसी दौरान जेसन अंदर आया और रेंडल से कहा,
डॉक्टर रेंडल, आज से आप व्हाइट हाउस के चीफ साइंस एडवाइजर हैं। प्रेसिडेंट ने आपको इसी वक्त मीटिंग में बुलाया है। इस पर रेंडल को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो जेसन के साथ मीटिंग रूम में आया। वहाँ सभी लोग ये जानने के लिए बेसब्र हुए जा रहे थे कि आखिर उनका मिशन फेल कैसे हो गया। तभी इशरवेल ने कहा, साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पृथ्वी पर हर खनिज यानी कि मिनरल सीमित मात्रा में है और तेजी से खत्म हो रहे हैं। सेल फोन्स और कंप्यूटर्स बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खनिज जैसे कि इट्रियम, टर्बियम, ऑस्मियम, डिस्प्रोसियम इत्यादि बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमारे एस्ट्रोजियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि जिस कॉमेट को हम खतरा समझ रहे हैं वो ऐसे ही ढेर सारे खनिजों से भरा हुआ है। उसमें 140 ट्रिलियन डॉलर्स के खनिज मौजूद हैं। ये सुनते ही रेंडल बोल पड़ा, क्या इसीलिए तुमने उस कॉमेट को नष्ट करने का मिशन रद्द कर दिया ताकि तुम उस कॉमेट में माइनिंग करके वो खनिज हासिल कर सको? लेकिन जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो तुम उन पैसों का करोगे क्या? इस पर इशरवेल ने कहा, माना कि वो विशाल कॉमेट पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है, पर क्या हो अगर उस कॉमेट को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाए? अगर छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर वो कॉमेट पृथ्वी पर गिरेगा तो इससे कोई तबाही नहीं मचेगी और उस कॉमेट को काटने का काम करेंगे मेरे ये नए टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स। जब वो कॉमेट पृथ्वी के बेहद करीब होगा तब हम ड्रोन्स को लॉन्च करेंगे जो कॉमेट की सतह पर जाकर चिपक जाएंगे और कॉमेट के बीचों बीच एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक फिट कर देंगे, जिसमें एक बड़ा धमाका होगा और कॉमेट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और फिर हमारे ड्रोन्स उन कॉमेट के टुकड़ों को सही सलामत पैसिफिक ओशियन में गिरा देंगे, जहां से हमारी यूएस नेवी शिप्स उन कॉमेट के टुकड़ों को जमा करके ले आएगी। हालांकि ये पागलपन भरा फैसला था। इस मिशन में जरा सी चूक पूरी पृथ्वी का सफाया कर सकती थी, लेकिन प्रेसिडेंट ऑर्लिन और इशरवेल अपने फायदे के लिए पूरी मानव जाति को खतरे में डालने के लिए तैयार थे। रेंडल उसी वक्त केट और टेडी के पास आया और उसने उन्हें सारा मामला समझाया। उसे सुन केट का जैसे खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, क्या उन लोगों का दिमाग फिर गया है? एक सेल फोन कंपनी के स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए वे पूरी पृथ्वी को खतरे में डालेंगे। लेकिन वहीं रेंडल भी अब ऑर्लिन और इशरवेल के इस फैसले को सपोर्ट कर रहा था। उसे भी लग रहा था कि कॉमेट को अंतरिक्ष में वेस्ट करने से अच्छा उसे तोड़कर अपने देश में लाना देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसी दौरान बार में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी बातें सुन ली और केट और रेंडल से हकीकत जानने की जिद करने लगे। इस पर केट ने चिल्ला चिल्लाकर बार में मौजूद लोगों को सारी हकीकत बता दी, जिससे आसपास के सारे लोगों के अंदर आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी और वे बार में तोड़फोड़ मचाने लगे। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू कर लिया, लेकिन इसके बाद FBI ने एक बार फिर केट को सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने केट को सख्त निर्देश दिए कि आगे से केट मीडिया या कहीं भी कॉमेट या इशरवेल की कंपनी के बारे में कोई बात नहीं करेगी। इस शर्त पर उन्होंने केट को छोड़ दिया। केट भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पेरेंट्स के पास रहने आ गई, लेकिन बदकिस्मती से केट के पेरेंट्स ने उसे घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया, क्योंकि केट के पेरेंट्स प्रेसिडेंट ऑर्लिन और इशरवेल के मिशन जिसमें वे कॉमेट से खनिज निकालने वाले थे उसका समर्थन कर रहे थे। दरअसल ऑर्लिन ने जनता से झूठ बोल दिया था कि वो कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है और अगर वो कॉमेट उन्होंने हासिल कर लिया तो उनका देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। तब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और सभी के पास भरपूर दौलत होगी। इस तरह प्रेसिडेंट ने नौकरी और पैसों का लालच देकर लोगों की आंखों पे पट्टी डाल दी थी। लोगों को वैज्ञानिक सबूतों से ज्यादा ऑर्लिन की बातों पर विश्वास था। केट के पेरेंट्स भी उन्हीं लोगों में से थे। उन्होंने केट को साफ कह दिया कि अगर वो प्रेसिडेंट का समर्थन नहीं करेगी तो उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर इशरवेल और प्रेसिडेंट ने दुनिया को इस मिशन के फायदे बताने का काम रेंडल को सौंप दिया था। वो टीवी पर इस मिशन का खूब प्रचार प्रसार कर रहा था। इसी तरह कुछ वक्त बाद रेंडल प्रेसिडेंट के साथ इशरवेल का वो ड्रोन देखने पहुंचा जो कॉमेट में विस्फोटक फिट करने वाला था। इसी दौरान रेंडल ने सवाल किया, मिस्टर इशरवेल, मुझे मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक आपने इस मिशन को साइंटिफिकली टेस्ट नहीं किया है, बल्कि आपने इसे अपनी टेक्नोलॉजी के भरोसे छोड़ दिया है। बस इतना ही नहीं, इस मिशन में काम करने वाले जितने भी लोगों ने मिशन को लेकर सवाल किए थे उन सभी को आपने नौकरी से भी निकाल दिया। इसलिए मिस्टर इशरवेल, व्हाइट हाउस का चीफ साइंस एडवाइजर होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप पहले इस मिशन को साइंटिफिकली प्रूव करें कि ये मुमकिन है या नहीं। आप इसे बिजनेस न समझे। इस पर इशरवेल रेंडल पर चिढ़ गया और बोला, डॉक्टर रेंडल, ये कोई बिजनेस नहीं बल्कि यही भविष्य है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी टेक्नोलॉजी, मेरे एल्गोरिदम्स कितने सटीक है। उसकी मदद से मैं सबका भविष्य बता सकता हूँ, वो भी 96.5% एक्यूरेसी के साथ। क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारी मौत कैसे होगी? मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है।
जिसके मुताबिक तुम एक बोरिंग और बेकार मौत मरोगे और उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत मैं दुनिया के किसी भी इंसान का भविष्य बता सकता हूँ, इसलिए मेरी टेक्नोलॉजी पर दोबारा सवाल मत उठाना। ये कहकर ईशरवेल ने रैंडल का मुंह बंद कर दिया। लेकिन अब रैंडल समझ चुका था कि ईशरवेल और प्रेसिडेंट ऑर्लिन अपने फायदे के लिए दुनिया को आग में झोंकने जा रहे हैं। बिना किसी वैज्ञानिक परीक्षण के इस मिशन को अंजाम देना खुशी के बराबर था। अब कॉमेट को पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 25 दिन ही बाकी रह गए थे। इसी दौरान रैंडल को एक बार फिर टीवी शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। टीवी चैनल और मीडिया भी सरकार के हाथों बिक चुकी थी। वे लोग भी अपने फायदे के लिए कॉमेट वाली खबर को एंटरटेनमेंट की तरह दिखाते थे। वहीं फिल्म जगत ने इस मौके का फायदा उठाकर कॉमेट की कहानी पर फिल्म भी बना दी थी और उसे उसी दिन रिलीज करने वाले थे जब कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा। दुनिया को कॉमेट केवल मजाक लग रहा था। इसी तरह शो में होस्ट ने रैंडल से सवाल किया कि क्या ये कॉमेट सचमुच में है भी या नहीं। इस पर रैंडल बहुत ज्यादा भड़क गया। उसने टीवी पर पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्लाकर ये सच्चाई बताई कि अब वो सब मरने वाले हैं, लेकिन अब भी कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। हालांकि रैंडल के इस स्टेटमेंट के बाद उसे व्हाइट हाउस से बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी ओर केट दुनिया से तंग आकर सड़कों पर जिंदगी गुजार रही थी। उसे यूल नाम का एक नया दोस्त मिल गया था। केट को पता ही था कि दुनिया तो खत्म होने ही वाली है, इसलिए मौत से पहले वो यूल के साथ प्यार के फूल खिला रही थी। तभी उसे आसमान में एक चमकती रोशनी नजर आई। वो कुछ और नहीं बल्कि कॉमेट था, जो अब पृथ्वी के काफी करीब आ चुका था, जिस कारण उसे खुली आंखों से भी देखा जा सकता था। अब जब मौत सामने नजर आ रही थी तो लोगों के अंदर डर बढ़ने लगा। रैंडल और केट फिर से एकजुट हुए और लोगों को बताने लगे कि यही वो कॉमेट है जो पूरी पृथ्वी का अंत करने आ रहा है। रैंडल, केट और टेडी ने मिलकर एक अभियान चलाया जिसका नारा था जस्ट लुक अप, यानी कि ऊपर देखो और इस खतरे पर गंभीरता दिखाओ, ताकि लोग सरकार पर इस मामले को गंभीरता से लेने का दबाव बना सकें। इस अभियान में कई हस्तियां जैसे कि सिंगर राइली बीना और डीजे चैलो जस्ट लुकअप मूवमेंट पर सॉन्ग बनाकर लोगों को इस खतरे के प्रति जागरूक कर रहे थे। लेकिन वहीं प्रेसिडेंट ऑर्लिन लोगों को ये कहकर भड़काने लगी कि रैंडल और केट लोगों को डराने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। उसने लोगों से ये तक कह दिया कि वो कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा ही नहीं, इसलिए डोंट लुक अप यानी कि ऊपर मत देखो। इस तरह सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हो गया। जिन्हें विश्वास था कि वो कॉमेट दुनिया को खत्म कर देगा, वो सोशल मीडिया पर जस्ट लुकअप मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और जो प्रेसिडेंट ऑर्लिन की बातों में आकर बेफिक्र हो चुके थे वो डोंट लुकअप मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। उधर रैंडल, केट और टेडी समझ चुके थे कि वे चाहे कुछ भी कर लें, प्रेसिडेंट ऑर्लिन बस अपना फायदा ही देखेगी, पर उन्हें दूसरे देशों से उम्मीद थी। दरअसल ऑर्लिन और इशरवेल ने बाकी देशों के साथ कॉमेट से मिलने वाला खनिज बांटने से मना कर दिया था, इसलिए रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर उस कॉमेट को उड़ाने के मिशन पर थे। लेकिन बदकिस्मती से जल्दबाजी में बनाया गया उनका रॉकेट उड़ान भरने से पहले ही ब्लास्ट हो गया, जिससे रैंडल, केट और टेडी की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। इसी के साथ वो कॉमेट अब धरती के काफी करीब आ गया। अब जब मौत लोगों को सामने नजर आ रही थी तब उनकी आंखों से पट्टी हट गई। लोग समझ गए कि प्रेसिडेंट ने अब तक उन्हें धोखे में रखा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो कॉमेट धरती से टकराने वाला था और इतनी जल्दी उसे डिस्ट्रॉय कर पाना किसी के बस में नहीं था। इसलिए अब दुनिया भर के लोग ऑर्लिन और इशरवेल के मिशन के सफल होने की दुआ करने लगे। वहीं रैंडल, केट, यूल और टेडी रैंडल के घर आ गए। रैंडल को जरा भी यकीन नहीं था कि इशरवेल का मिशन सफल होगा, इसलिए वो सभी को लेकर अपनी फैमिली के पास आ गया था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल हंसी खुशी बिताना चाहता था। इसी दौरान दूसरी ओर ऑर्लिन और इशरवेल अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उनके साथ साथ पूरी दुनिया की नजर आसमान की ओर थी। इसी बीच ऑर्लिन ने मजाक में इशरवेल से कहा, इशरवेल, तुमने तो रैंडल को उसकी मौत की भविष्यवाणी बताकर उसे काफी डरा दिया था। वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी मौत कैसे होगी। इस पर इशरवेल ने कहा, तुम्हें ब्रॉन्टे रॉक खा जाएगा। ये सुन ऑर्लिन ने चौंकते हुए कहा, ये ब्रॉन्टे रॉक क्या है? इस पर इशरवेल ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे एल्गोरिदम्स तो यही कहते हैं। इसी के साथ उनका रॉकेट लॉन्च हो गया। उन्होंने एक साथ 30 ड्रोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन बदकिस्मती से 4 ड्रोन्स तो धरती पर ही क्रैश हो गए, पर बाकी के 26 ड्रोन्स रॉकेट्स के साथ आसमान की ओर रवाना हो गए। हालांकि इशरवेल ने सभी को ये कहकर हौसला दिया कि क्रैश हुए ड्रोन्स बस एक्स्ट्रा थे। इसी के साथ ड्रोन्स रॉकेट से निकलकर कॉमेट की सतह पर लैंड होने लगे, पर इस लैंडिंग में 2 और ड्रोन नष्ट हो गए।
अब ऑर्लिन की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन इशरवेल अभी भी सभी को उम्मीद बांध रहा था कि 24 ड्रोन्स इस मिशन के लिए काफी हैं। इसी दौरान ड्रोन्स कॉमेट में एक्सप्लोजिव भरने के लिए उसमें ड्रिल करने लगे, लेकिन तभी ड्रोन्स में एक जोरदार धमाका हुआ और ड्रोन्स का कंट्रोल रूम से सारा संपर्क टूट गया। ये देख इशरवेल के पसीने छूट गए, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका मिशन फेल हो चुका है, यानी कि अब दुनिया का अंत निश्चित था। इशरवेल और ऑर्लिन बाथरूम जाने का बहाना करके कंट्रोल रूम से भाग निकले। इसी के साथ दुनिया भर के लोगों तक इस मिशन के फेल होने की जानकारी पहुंच गई, जिसके बाद दुनिया भर में दंगे फसाद शुरू हो गए। अपने आखिरी वक्त में लोग अपने परिवार के पास भागने लगे। उधर रेंडल अपने परिवार और दोस्तों के साथ डिनर करता हुआ आखिरी पल बिता रहा था। इसी दौरान उसे ऑर्लिन का कॉल आया। ऑर्लिन ने रेंडल से कहा कि उन्हें अंदाजा था कि मिशन फेल होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही पृथ्वी छोड़कर भागने के लिए एक शिप का आविष्कार कर लिया था। ऑर्लिन ने कहा कि उनके शिप में 2000 लोग आ सकते हैं। ऑर्लिन ने रेंडल को अपने साथ आने को कहा, लेकिन रेंडल को कायरों की तरह जीने से ज्यादा अपने परिवार के साथ मरना सही लगा। उसने ऑर्लिन का ऑफर ठुकरा दिया और कहा, अपने बेटे जेसन के साथ मजे करो। लेकिन तभी ऑर्लिन को याद आया कि अपनी जान की फिक्र में तो वो जेसन को भी अपने साथ लाना ही भूल गई थी। उधर जेसन अब भी कंट्रोल रूम में ऑर्लिन के बाथरूम से लौटने का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ वो कॉमेट धरती से टकराया, जिससे इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि एक ही झटके में पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई। ये विस्फोट इतना भयानक था कि पृथ्वी का मलबा अंतरिक्ष तक बिखर गया। पृथ्वी पे मौजूद सारे जीव जंतु मारे गए, लेकिन उसी पल एक शिप पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गई। वो शिप इशरवेल की थी, जिसमें इशरवेल और कई रईस लोग इस तबाही से बच निकले थे। ये एक एडवांस शिप थी जो अपने आप ही पृथ्वी जैसे प्लेनेट को ढूंढकर इशरवेल, ऑर्लिन और बाकी सर्वाइवर्स को वहां तक पहुंचाने वाली थी। इस दौरान सारे सर्वाइवर्स स्लीपिंग पॉड में डीप स्लीप के स्टेज में थे, जिसमें वो हजारों सालों तक जीवित रह सकते थे। फिर करीब 22,740 सालों के लंबे सफर के बाद उस शिप ने पृथ्वी की ही तरह का एक प्लेनेट ढूंढ निकाला और स्पेस शटल्स को उस प्लेनेट पर इजेक्ट कर दिया, जिनमें सर्वाइवर्स सो रहे थे। हालांकि कई स्पेस शटल गड़बड़ी के कारण क्रैश हो गए, जिसमें मौजूद सारे सर्वाइवर्स मारे गए, लेकिन कुछ सही सलामत लैंड हो गए। इसी के साथ सारे सर्वाइवर्स शटल से बाहर आए और उस हरे भरे प्लेनेट को देख खुशी से झूम उठे। उनमें इशरवेल और ऑर्लिन भी शामिल थे। इसी दौरान उन्हें वहां एक अजीब सा जीव नजर आया। उस जीव की खूबसूरती देख ऑर्लिन उसे पुचकारती हुई उसके पास जाने लगी, पर तभी उस जीव ने ऑर्लिन की खोपड़ी को ही धर दबोचा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। यानी कि इशरवेल की एक भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दरअसल इसी जीव का नाम ब्रॉन्टेरॉक था, जो भविष्यवाणी के मुताबिक ऑर्लिन को खाने वाला था। इतने में ही वहां और भी ब्रॉन्टेरॉक शिकार की तलाश में आ पहुंचे। इशरवेल और सारे सर्वाइवर्स उन जीवों का भोजन बन गए और इस तरह लालच ने पूरी मानव जाति का अंत कर दिया। साथियों, ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए दुनिया को जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटती। सरकार तब तक उन गंभीर मुद्दों पर रुचि नहीं दिखाती जब तक इससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ न मिले। मीडिया, न्यूज चैनल वाले भी गंभीर मुद्दों को एंटरटेनमेंट में बदल देते हैं और आम लोग भी इन मुद्दों को हल्के में लेते हैं और कोई इस पर आवाज नहीं उठाता। असल में ये फिल्म ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर मुसीबतों की ओर इशारा करती है। जैसे फिल्म में कॉमेट पृथ्वी को खत्म करने आ रहा है और लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, वैसे ही असली दुनिया में भी क्लाइमेट यानी कि जलवायु में बदलाव आ रहा है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें केवल अपनी सहूलियत दिखाई देती है। ऐसे ही खतरे को देखकर भी अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे तो इसका नतीजा पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अब ये आप पर निर्भर है कि आप किस ओर हैं, जस्ट लुक अप या डोंट लुक अप। इसी संदेश के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त होती है।